जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। डियर फ्रेंड्स, वकालतनामा की एक नई एपिसोड के साथ मोहम्मद अली गुजर आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक लीगल कॉर्नर के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम मेहमान शख्सियात को दावत देते हैं, हम अपने शोबे के मुमताज़ नामों को दावत देते हैं। तो उसी तसलसल के अंदर मैंने आज एक मेहमान शख्सियत को दावत दी है, जनाब नुमान ख़ान जदून साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और माशाल्लाह से इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने का मौका। सबसे पहले तो जनाब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया और अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो इंशाल्लाह जो भी बेहतर सवाल होंगे आपके उसका जवाब बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। मिलेगा। सर, आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे कुछ लीगल क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और हमारे यंग वकला हमें ज़्यादा सुनते हैं, लॉ के स्टूडेंट सुनते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सर, सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ साथ ही, कि नुमान साहब जो हैं ये सोशल मीडिया पर अक्सर आप इनको देखते होंगे और माशाल्लाह बहुत मशहूर वकील साहब हैं, और इनका भी यही मोटो है जो कि मैं आज से 3 साल पहले लेकर निकला था। इनका भी यही मोटो है कि ये जो लॉ की प्रैक्टिकल थिंग्स हैं वो कैमरे पे आके हमारे जैसे यंग वकला को या लॉ के स्टूडेंट्स को बताते हैं, और ये एक बहुत बड़ा एक नेकी का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनके इस काम में मज़ीद बरकत डाले। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें, और ये भी गाइड करें कि आपने लॉ का करने का कैसा आपको इरादा आया, कैसे आपने ये इस शोबे में कैसे। सबसे पहले मैं स्टार्ट से आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो तलक है वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से है और तहसील हवेलियाँ हमारा। मेरा गांव जो है उसका नाम बड़ा मशहूर है, अगर हमारे इलाके की तरफ आप जाएं, करकी नाम है मेरे गांव का, वहाँ से मेरा तलक है। और तालीमी जो कैरियर है वो स्टार्ट का भी अपने गांव से ही है, और वहाँ पे मैंने 7वीं क्लास तक अपने गांव से तालीम हासिल की। वालिद साहब मेरे क्योंकि तालीम के शोबे से अच्छे वाकिफ़ थे, जानते थे तालीम को, और उस दौर में उन्होंने ख़ुद भी तालीम हासिल की। और उसके बाद क्योंकि उनका जॉब यहाँ रावलपिंडी में थी, अच्छी जॉब थी उनके पास, तो उन्होंने हमें पढ़ाई के लिए वहाँ से गांव से यहाँ पे लाया। फिर मैंने 3 साल मैट्रिक तक रावलपिंडी में पढ़ा। उसके बाद मैंने फिर जब फर्स्ट ईयर का टाइम आया तो इस्लामाबाद में एच एड कॉलेज, मेरा सबसे फेवरेट कॉलेज एच एड कॉलेज, और 4 साल मैंने पढ़ा। एच एड कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ बनाया, इतना बनाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब भी मैं अगर उस कॉलेज की दीवारों के साथ से गुज़रता हूँ कभी, तो वो मेरे आंसू आ जाते हैं उसके ऊपर के जब हम कॉलेज में मैं गया फर्स्ट ईयर में, इतनी मोहब्बत मिली मुझे वहाँ पे टीचर्स की। उसके बाद वहीं से मैंने अमली ज़िंदगी का जो मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी है वहाँ से मैंने स्टार्ट भी लिया। वो ऐसा था कि क्योंकि मैं नेशनल कबड्डी का प्लेयर भी हूँ, तो वहीं से उस कॉलेज ने मुझे स्पोर्ट्स की तरफ लाया। उस कॉलेज ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ, या मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, तो वहाँ पे असल मेरे वो उस्ताज़ा थे, उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की। और उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि मुझे मोहब्बत मिली। और जब मैं 4 साल वहाँ पे मैंने पढ़ा उस कॉलेज में, तो फिर मैंने 3 साल रावलपिंडी लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। और फिर जो है ना अमली वकालत की तरफ मैं जब आया, तो स्टार्ट में बस अफजल ख़ान जदून साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, उनका भी कभी भी जो है ना वो नाम जो है ना वो लेना भूलता नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने आज भी उनके पास जो लोग सीख रहे हैं, हम भी उनके पास गए थे, और 1 साल तकरीबन मैं उनके साथ रहा, और बहुत चीज़ें बेसिक चीज़ें मुझे वहाँ पे सीखने को मिली। उनके 1 साल के बाद फिर मैंने अमली अकेला अलग हो गया मैंने, और मैंने इस्लामाबाद में वकालत का आगाज़ किया। और फिर सोशल मीडिया के साथ मैंने अपना टच रखा कि सोशल मीडिया के ज़रिए ही मैंने अपने आप को आगे लाया। लॉ की जितनी चीज़ें, जब मैं कोर्ट में पेश होता था, डेली बेसिस पे जो चीज़ मुझे नहीं मिलती थी उसको मैं डिस्कस करके अपने उसके ऊपर चैनल पे डाल देता था, जिस पे टिकटॉक पे अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनल के ऊपर मेरा 1,40,000 मेरे साथ लोग वहाँ पे शामिल हैं। दूसरे चैनल पे तकरीबन 90,000 लोग हैं। इससे आज फेसबुक के ऊपर भी मेरे तकरीबन 1 लाख लोग मेरे साथ शामिल हैं। तो इस वक्त बहुत नौजवान, अक्सरियत 3 लाख लोग या उससे ज़्यादा लोग मेरे साथ शामिल हैं, जो ज़्यादातर मेरी वीडियोस पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं।
और बस ये स्टार्ट था मेरा, और फिर अमली वकालत में दाखिल हुए, फिर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ जुड़े हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। सर ये भी बताइए कि कितना अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, और क्या आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे? देखें, मैं पहला वकील हूँ, ना सिर्फ मैं अपने ख़ानदान का पहला वकील हूँ बल्कि अपने गांव का भी पहला वकील हूँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिस की, वो जो आपने दूसरा सवाल किया कि कितना अरसा हो गया, मैं अरसा का हमेशा काउंट नहीं करता। अरसा काउंट नहीं करना चाहिए। आप कितना काम करते हैं, कितना आप अपनी फील्ड के अंदर आपने परफॉर्मेंस की है, मैं उसके ऊपर जाता हूँ। मुझसे एक बंदे ने सवाल किया और कहा कि वकील साहब, चैम्बर मिल रहे हैं लोगों को इस्लामाबाद के अंदर, आपने सुना होगा कि चैम्बर बन रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले जूनियर वकला को मिलने चाहिए या सीनियर को मिलने चाहिए, किसको मिलने चाहिए? मैंने कहा कि मेरा अगर मैसेज आज बार के नुमाइंदे भी सुन लेना तो मेरा जवाब ज़रा बड़ा काम आएगा जब वो चैम्बर देंगे। देखें ना, प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत कम हैं। एक शख्स 20 साल से वकील है लेकिन अदालत में वो आता नहीं है। ठीक है। अब एक नौजवान 5-6 साल से वकील है लेकिन उसकी जजमेंट रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, उसका जो ना वो रेगुलर इतना है कि वो काम जानता है। अब क्या, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि क्या उस शख्स को मिलना चाहिए जो है तो सीनियर, कार्ड के लिहाज से तो वो सीनियर है लेकिन कोर्ट में तो नहीं आता, लेकिन अब अगर मिसाल के तौर पे दूसरा जूनियर है जो जो मतलब आया तो बाद में था लेकिन काम उसने इतना कुछ कर लिया कि अब वो उसकी जगह बनती है। आपके ख्याल में आप क्या कहते हैं कि इसके ऊपर किसको मिलना चाहिए? सर बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी अक्सर ये सुनता हूँ और देखता हूँ कि सीनियरिटी कल्चर बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो मेरा भी यही मानना है कि सीनियर तो वो बंदा है जिसके दिमाग इतना पुख्ता हो चुका है और जिसने कुछ 4 चीज़ें टाइम लगा के सीखी हैं, और जी जी। जो जिसने प्रैक्टिकल काम किया, सीनियर तो वो है। जी जी। अगर आपने सिर्फ बाल सफ़ेद कर लिए हैं जी तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ सीनियरिटी का लेवल है, ये सिर्फ एज ही आपने अपनी बढ़ाई सर, है। मैं इसके ऊपर ये कहता हूँ कि अगर जब चैम्बर देने की बारी आए ना, तो आप वकला हजरात से कहें कि आपके इस वक्त रनिंग केसेस कितने चल रहे हैं, आप इस वक्त कौन कौन सी फाइलों में पेश हो रहे हैं, कितने आपने ट्रायल किए हैं, कितने आपने केसेस। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे पास काम कम है, लेकिन फिर भी रेगुलर तो है ना जनाब। रेगुलर जो बंदा है उसका राइट पहले होना चाहिए। दैट्स अ गुड ठीक है। सजेशन सर। जी जी। और मैं इससे सीनियर इत्तेफाक होना, करता हूँ। इस पे ये नहीं है कि लोग कहते हैं जी मेरी 15 साल वकालत है, कुछ कहते हैं जी मेरी 20 साल है, कुछ कहते हैं जी कितनी है। मेरे लिए नज़दीक वकालत वो है जो असल में आपने की है, आपने रिजल्ट क्या निकाला है, क्या कितना काम करना जानते हैं आप फील्ड के, प्रैक्टिकल फील्ड में, ये असल जो है ना वो उसके ऊपर। बिल्कुल सर। अच्छा, अब हम कुछ लॉ के सवालात आपसे पूछेंगे जी ताकि जी। हमारी ऑडियंस मुस्तफ़ीद हो सके। जी जी। सर सबसे पहला तो क्रिमिनल लॉ के हवाले से ही मेरा सवाल है कि सपोज़ एक कंप्लेनेंट है, वो एक एफआईआर जाके रजिस्टर करवाता है और उसकी एफआईआर हो जाती है, और उसी एफआईआर के होने के बाद पुलिस पुलिस जो है वो तफ्तीश शुरू कर देती है, और बिलफर्ज अगर वो पुलिस की उस तफ्तीश से मुतमिन नहीं है या किसी भी और वजह से, अगर वो ये समझता है कि उसके पास एक प्रोविजन 200 सेक्शन सीआरपीसी हमारे जी पास जी। मौजूद है जी जी। प्राइवेट कंप्लेंट का, वो कहता है मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे कानून में ये इख्तियार हासिल है, तो मैं एक कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर देता हूँ। तो ऐसी सूरत में हमने देखा कि प्राइवेट कंप्लेंट का जो एक रूल है कि प्राइवेट कंप्लेंट जो है उसको प्रेसिडेंस हासिल होती है जी जी। ओवर एफआईआर केस। जी। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि क्या एफआईआर जो है वो रुक जाएगी और कंप्लेंट पहले चलेगी, और अगर कंप्लेंट केस में बिलफर्ज एक मुलजम जो है वो अगर एक्विट हो जाता है तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द एफआईआर केस? देखें, सबसे पहले तो आपने एफआईआर का जिक्र किया, वो तो चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना किस हद तक वो एफआईआर का जो है कि उसमें पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक बंदे के अगेंस्ट जा रही है या उसको लग रहा है कि वो मेरा ख़राब कर रहे हैं केस। तो सबसे पहले तो उसके बहुत सारे और तरीक़ेकार हैं ना। पहला तरीक़ाकार तो आपका ये है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन भी आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है। अगर उसके बावजूद आपको ये लगता है कि नहीं जी मेरा केस यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि अक्सर औक़ात पुलिस पार्टीज़ होती हैं या कोई ताकतवर ऐसी शख्सियत जो सरकार के अंदर रहते हुए अपना काम कर रहा है, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है वहाँ पे उस एफआईआर में आपका वो मौक़िफ़ अच्छे तरीके से नहीं निकल पाता जहाँ पे आपको निकलना चाहिए। तो सबसे पहले वो आपका आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि 200, फिर हमारे पास एक ग्राउंड होती है ऐसी कि फिर अब एक बात याद रखिएगा,
कि लोग कहते हैं जी कि एफआईआर के होते हुए 200 में जाएं, ये चीज़ें आपने 200 लगा के, ये नहीं कि आपकी 200 ऐसे ही चल गई। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी ना मेंटेनेबिलिटी पे। मेंटेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जिसके ऊपर 200 के ऊपर के अक्सर हमारे दोस्त जब 200 की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे 50 to 60% ऐसे होता है कि 200 मेंटेन नहीं होती, डिसमिस हो जाए, मेंटेन ही नहीं होती। तो मेंटेन करवाने के लिए आपने वो सॉलिड मवाद अपने पास रखना है। जब सॉलिड मवाद आपके पास आ जाएगा, अगर मेंटेन हो जाता है और वाकई ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि वाकई आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर 200 जो है ना वो एफआईआर से बेहतर हो जाएगी और उसके ऊपर जो है ना उसके ऊपर आप उसे सज़ा भी करवा सकते हैं। अच्छा सर, एक इसी को थोड़ा सा मैं असल में अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करना जी चाह जी रहा हूँ, और हमारे ये बहुत सारे जो जी जी नौजवान बच्चे होते हैं, जी लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको ये कन्फ्यूजन्स जी पाई जी जाती हैं। जी जी तो सर ये इसी को एक और लेके आगे अगर चलें इसी सवाल हाँ को, कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एफआईआर करवाई, जैसे मैंने अर्ज की है, हम्म तो दूसरी पार्टी जो है जो कि एफआईआर केस के अंदर एक्यूज थी, हम्म वो दूसरी पार्टी कंप्लेंट फाइल कर देती है, प्राइवेट कंप्लेंट। हम्म अब वो जो एक्यूज था उस एफआईआर केस का, वो उधर कंप्लेनेंट बन गया। ऐसी सूरत हाल में क्या होता है? देखें, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये चीज़ें दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत जो आसानी से हो सकती हैं, ये आसानी वाली है नहीं। ठीक है, अगर 200 में आप जाते हैं तो 200 सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी भी आपने उसे मेंटेन करवाना है। ठीक है, ऑलरेडी बताना है कि ये चीज़ रिकॉर्ड पे पहले चीज़ आ चुकी है, एफआईआर है, और मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि जब एफआईआर हो चुकी हो तो 90% या 85% एफआईआर को ही तरजीह दी जाती है कि उसको लेके चलें। दूसरा ये होता है कि वो अगर एफआईआर से रिलेटेड 200 में से बेहतर है कि आप क्रॉस वर्शन, आपका आपका मौक़िफ़ अगर आपके साथ भी ज़्यादती हुई है तो क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड, अगर क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड ना हो तो फिर आप 200 में जा सकते हैं, लेकिन 200 को मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, आपने अपनी जो आंसर था उसी के अंदर जिक्र किया है जी कि जो इन्वेस्टिगेशन चेंज कराने का, जी जी तो हमें पता है कि 22A में एक प्रोविजन 22A(6) के जी जी अंदर मौजूद जी है जी कि हम जस्टिस ऑफ पीस के पास एक जी जी एप्लीकेशन देते हैं और वो फिर इन्वेस्टिगेशन भी चेंज हो जाती है। तो क्या उसके अंदर ये चीज़ है कि आपका जब 22A भी होती है तो जी वो पुलिस से पहले कमेंट्स मांगते हैं, जी तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि कमेंट्स आप उन्हीं से मांग रहे हैं जिनके खिलाफ आपका केस है बाकायदा? सर, बहुत ज़रूरी सवाल है, इंतहाई ज़रूरी सवाल है, और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं हमें उसका जवाब भी सुनिएगा। मैं अक्सर औक़ात और जजेस को भी ये कह चुका हूँ, मतलब पुलिस ने ही मेरा केस ख़राब किया है, पुलिस ही मेरी एक इन्वेस्टिगेशन में रुकावट बनी हुई है, पुलिस ही मेरा मौक़िफ़ या मेरी जो असल चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड पे नहीं आने दे रही। तो मैं उस चीज़ को लाने के लिए या एफआईआर के लिए या किसी भी प्रोसीडिंग को ऐड करवाने के लिए या निकालने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैं सेशन जज साहब के पास जाता हूँ कि जनाब जस्टिस ऑफ पीस के ज़रिए, वो सबसे पहले कहते हैं जी पुलिस इसके ऊपर अपना रिपोर्ट दे या कमेंट दे अपने। पुलिस, अब मुझे पता है एक शख्स, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, वो मेरे हक में थोड़ी कमेंट देंगे, वो तो कमेंट तो ना मेरे खिलाफ जाएंगे। जब कमेंट मेरे खिलाफ जाएंगे तो वो फिर ज़ाहिरी बात है, फिर जज साहब को वहाँ पे सोचना चाहिए, देखना चाहिए। जज मतलब जजमेंट, पुलिस रिपोर्ट का वो बाइंडिंग नहीं होना चाहिए उसका। 22 से खारिज हो जाती है किस बेस के ऊपर कि आपने पुलिस के जो है ना कमेंट आपके हक में नहीं आए। मैं तो बड़ा इसके ऊपर हैरान भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ, मेरे साथ खुद ऐसे हो चुका है कि आपके पास हम आए हैं, एक जजमेंट, आपकी अपनी जजमेंट, आप जज हैं, आप पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले नहीं हैं, बल्कि आप जजमेंट देने वाले हैं, अपनी एक ऑर्डर पास करें उसके ऊपर। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उस रिपोर्ट और कमेंट को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसकी हकीकत को देखा जाए। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए जो वो अपनी साथ बता रहे हैं कि भाई ऐसी सूरत हाल में हमारे साथ ये हुआ, तो इस सूरत हाल में वो करना चाहिए। ये इसकी मेरे नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं है, और जो सही जज है ना उसके नज़दीक भी इसकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, हम एक फ्लो में चल रहे हैं, आप ज़रा कलंदरा के बारे में, ये भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये ज़रा बताइए कलंदरा क्या चीज़ होती है? सर, एक पैसे कमाने का ज़रिया है कलंदरा, ठीक है। साद 51 का आपने सुना होगा कि वो हाँ, वो कलंदरा हो गया जनाब, ठीक है। मैं आपको एक मज़े के वाक़या बताता हूँ कि एक जगह पे ऐसे हुआ कि मैंने अपने एक दोस्त को, उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ ये मसला हो गया है, तो आप
थाने में, तो मैंने कोशिश करता हूँ हम वकील बतौर वकील थाने में ना जाएं। एक थाने में अगर जाते हैं तो ज़ाहिर बात है हम अपने कानूनी तरीके से काम करेंगे, वहाँ पे पुलिस के साथ हमारा, लेकिन वहाँ पे जो भी अच्छा करते हैं बुरा करते हैं वो थाने की हद तक उनका अपना मामला है, हमने उसको देखना है, कोर्ट की हद तक देखना है। क्योंकि मैं समझता हूँ इसलिए क्योंकि वकील की बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंसल्ट भी है और हमारे प्रोफेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। मैंने एक दोस्त को भेजा तो वो ना उधर कुछ नहीं आया वहाँ से वापस, तो मुझे उनके भाई ने कॉल की, कहते हैं जी कि वकील साहब आपने वो उनके लिए दरख्वास्त के लिए भेजा तो उधर, तो अच्छा मैं चला गया उधर, तो मैं पता किया क्योंकि दोस्त था, ज़ाहिर बात है दोस्तों की मोहब्बत में हम जाते हैं, हम दोस्तों के लिए हाज़िर भी होते हैं हर जगह पे। चला गया मैंने पता किया जी, कहते हैं जी ये जी नक्शे अमन का ख़तरा है। मैंने कहा कौन से नक्शे अमन का ख़तरा है? कहते हैं जी ये जी बाहर निकलेंगे तो कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा वो बैठे हुए दोनों जिसके ख़िलाफ़ लेकर दरख्वास्त गया या वो दोनों उधर बैठे हुए, तो मैंने कहा जी कि क्या मसला? कहता है मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है। मैंने कहा फिर जब मसला नहीं है, कहते दरख्वास्त में ये देख लेना। मैंने कहा दरख्वास्त आपने लिखी है या इन्होंने लिखी है? वो पुलिस वाले मुझे बता रहे थे कि हमने लिखी है। मैंने कहा फिर ये वाले इसको तो नक्शे अमन का ख़तरा नहीं है, खुद बता रहा है, तो ये वाली लाइन काट दें। अब जो है ना दरख्वास्त वन साइड है, ठीक है। तो बात ये है कि नक्शे अमन बना देना या किसी भी मसले को बना के, तो ये चीज़ें हमारे नज़दीक जो है ना उसके ऊपर दुरुस्त नहीं है। फिर एक चीज़ आपके साथ कलंदरे के हवाले सवाल के ऊपर मैं एक और जवाब देना चाहूँगा आपको। एक वीडियो मैंने इससे पहले भी अपने उसके ऊपर चैनल पे भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि 9/10 बेकारी एक्ट के ऊपर इन्होंने, अब ये बेकारी एक्ट किसकी बात करते हैं, हमारे नज़दीक तो इस्लामाबाद में बेकारी एक्ट अभी तक पास ही नहीं हुआ। कौमी असम्बली और उससे सेनेट से बिल पास हुए लेकिन अभी तक ला नहीं बना, लेकिन 9/10 का नाम लेके उसके ऊपर इतने लोगों के ऊपर मामलात हो चुके हैं, लोग जेलों में रह चुके हैं। मैं कहता हूँ ये काम रुकना चाहिए। भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है कि भीख एक मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान की बदनामी होती है, एक बंदा तंग होता है जी कि एक शोभा बना दिया भीख मांगने वालों ने। लेकिन हम देखिए कानूनी लोग हैं, हम कानूनी लोग हैं, हमें कानूनी तरीके से अप्रोच करना है। हमने देखना है कि भाई किस लॉ के मुताबिक इनको पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बता दें मेरे सुनने वाले, चाहे इससे डीसी डिपार्टमेंट में लोग हैं या कोई और आगे जगह पे बैठे हुए हैं, वो मुझे बताएं कि जब लॉ प्रॉपर आपके पास नहीं है तो आप कलंदरा देकर किस हैसियत से दे सकते हैं, ठीक है। ज़रा इसके ऊपर देखिएगा कि कल अगर पास हो जाए या आने वाले दिनों में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने इस्लामाबाद के हद तक जो एक्ट है वो नेशनल असम्बली और उससे सेनेट से बिल पास हुआ है, तो कानून नहीं बना जब तक उसको प्रॉपर प्रेसिडेंट के पास होकर उसको एक इन्फोर्स नहीं होता, तो तब तक वो उसको ला नहीं कहा जा सकता। अच्छा सर, हम आए रोज़ आप सोशल मीडिया से भी वाबस्ता हैं, हम खुली कचहरी का बहुत सुनते हैं और अक्सर डीपीओ साहब और पुलिस के हाई अप्स जो हैं वो अक्सर खुली कचहरियाँ लगाते हैं और ये अक्सर हम देखते हैं। तो इसमें बताइए कि क्या लॉ में कोई ऐसी प्रोविजन अवेलेबल है जो कि खुली कचहरी की इजाज़त देती हो? देखें लॉ में तो ऐसी कोई प्रोविजन हमारी नज़र से नहीं गुजरी कि ऐसी खुली कचहरी का, लेकिन अच्छा अमल है। अब वो जो मुखलिस हो के पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त भी दी हुई है। अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी हुई है जो उन्होंने मुखलिस हो के खुली कचहरी लगाई या काम किया। बड़े ऑफिसर्स काम करते हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, अहमद मुहिउद्दीन साहब हैं डीपीओ, और माशाल्लाह उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। अब उनके चेहरे पे एक्टिंग नज़र नहीं आती, सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, उनके चेहरे के ऊपर एक्टिंग नज़र नहीं आती। और बहुत सारे ऑफिसर हैं, माजरत के साथ नाराज़ नहीं होइएगा, लेकिन वो एक्टिंग नज़र आ रही होती है। नहीं, उनका वो काम भी नहीं है ना जी। ये सोशल मीडिया जो है, फर्ज किया अगर वो भी हमारा एक ऑफिस मेमोरेंडम नज़र से गुजरा है पंजाब गवर्नमेंट का, ये सोशल मीडिया उस तरह इस्तेमाल करना, वो जो एक्टिंग का जिक्र है, एक्टिंग है ना वो, अब जब उनको इख्तियार भी नहीं सर, वो ऐसी वो एक्टिंग करके, मुझे एक दोस्त बता रहे थे, तो उनके एक ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि यार ये बता कि आज मैं खुली कचहरी की थी, आज मेरे को बंदियाँ चढ़ी, देखना व्यू कितने आए। ठीक है मतलब व्यू कितने आने, आप आवाम को ये दिखाना। जनाब इस तरह नहीं हो सकता, दिल से काम करेंगे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देगा, अल्लाह ताला आपके। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, खुली कचहरी का कंसेप्ट अच्छा है। क्यों? मैं कहता हूँ ऑन कैमरे के सामने होने चाहिए, और उसके ऊपर जो मसाइल मिसाल के तौर पे लोगों के रिकॉर्ड नहीं हो पाते उस जगह पे, किसी कानूनी फोरम पे, वो जब लोगों के सामने हाईलाइट होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, इनका हल चाहिए, तो मजबूरन हमारे
कानून नाफिज करने वाले अदारों तक वो बात पहुंचती है तो उनमें मजबूरन उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये ओपन सुनना चाहिए वैसे, लेकिन अच्छी जो खुली कचहरी है ना, दो चार ऑफिसर्स जो हैं वो अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। उनकी लुक से पता चल रहा है, उनकी प्रैक्टिकल काम से पता चल रहा है कि उनकी वो एक्टिंग नहीं है बल्कि काम है। तो बहुत सारे माजरत के साथ बैठ गए हैं, ठीक है। तो उनका वो बिल्कुल वो जितना मर्जी जोर लगाते रहें, ठीक है, वो एक्टिंग है, वो काम नहीं है, क्योंकि उनका दिल नहीं नज़र आ रहा उसमें, वो उसमें ऊपर वो असर नज़र नहीं आ रहा, उनके काम के अंदर वैल्यू नज़र नहीं आ रही। मैं खुद इंक्वायरियों के लिए लोगों को काफ़ी जगह भेज चुका हूँ, क्योंकि मेरा तो स्टेशन इस्लामाबाद में है, तो कोई बेहतर रिस्पांस नहीं आया हमें, ठीक है। सर आपने इंक्वायरी का जिक्र किया है, मुझे ज़रा इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में थोड़ा सा जो है फ़र्क समझा दीजिए। इंक्वायरी तो देखें एक प्रोविजन ऐसी कोई ख़ास ला की कोई ऐसी प्रोविजन तो नहीं है। इंक्वायरी तो देखें, देखा जाता है कि पुलिस का काम है कि वो हकाइक देखे कि क्या हकाइक हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन तो एक प्रॉपर एक वकूआ हुआ, उसके ऊपर जो कुछ हुआ उससे जो कुछ इकट्ठा किया, जो रिकवरी हुई, जो चीज़ें वहाँ से आप गए, पूरा अपने स्टार्ट से लेके एंड तक आप गए, तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। आप 173 चालान के अंदर भी जिसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, अब वो बेसिकली आपकी इन्वेस्टिगेशन है। अब इंक्वायरी है कि इंक्वायरी में बाज़ होगा तो वो पुलिस को लगता है जी कि इसके बंदे के साथ ज़्यादती है, तो वो वहाँ से उसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं, काफ़ी हद तक उसका मामला क्लियर हो जाता है, वो बना देते हैं, लिख देते हैं जी कि जी इस हमारे मुताबिक ये बंदा नहीं पाया गया, नहीं इन्वॉल्व था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। इंक्वायरी एक अच्छा ग्राउंड है, अगर उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके ऊपर बहुत सारे मामला रुक सकते हैं। जजेस भी इंक्वायरी करते हैं ना? देखें, मैं एक मज़े की बात बताऊंगा, आपके जज का सवाल किया, जज के पास एक बहुत बड़ा इंक्वायरी समझें या इन्वेस्टिगेशन समझें या हक समझें किसी का, जब फर्स्ट रिमांड किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश होता है ना, फर्स्ट रिमांड, एक बंदा गिरफ्तार हुआ तो पुलिस ने रिमांड मांगा, तो अक्सर हम 5 दिन का रिमांड मांगते हैं, तो हमारे जजेस 2 दिन का 3 दिन का बगैर पूछे दे देते हैं जी कि चलें ले जाएं इस बंदे को। वहाँ से जुल्म स्टार्ट होता है। अगर फर्स्ट रिमांड आपके पास पेश होता है, एक मैजिस्ट्रेट साहब के पास पेश होता है, तो मैं मैजिस्ट्रेट, अगर मुझे कोई भी सुन रहा है आज के बाद, कभी भी मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है, तो देखें बहुत बड़ा आप इंसाफ कर सकते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप अपनी अदा कर सकते हैं। जब आपके पास रिमांड आता है तो आप उस बंदे को 5 मिनट सुन लिया करें, मुलजम को, कि क्या आपको उठा के लाए हैं। पहली बात है कि जहाँ पे वक़ुआ हुआ है वो वहाँ पे नहीं, कहीं और बनाया होगा। मैं कहता हूँ उस बंदे से सच पूछ लें तो यहीं से मुकदमा डिस्चार्ज हो जाएगा। 3 साल वो जिस शख्स ने ट्रायल करना है वो आज छूट जाएगा, तो वो आपको भी अल्लाह ताला उस अपनी ज़िम्मेदारी आपने अदा की है, लेकिन अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजेगा। मेरा बहुत बड़ा सवाल, मैं आपके सामने ये इसका जवाब बताया कि जनाब जब पुलिस लेकर आती है, आप वहाँ से उसको दे दिया, आपने जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया, पुलिस के सामने कस्टडी चलेगी, सौदा ही असल में यहाँ से शुरू होता है। देखो तुमने पैसे नहीं दिए थे ना, मैं तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे ना, देखो मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा दिया, फिर अब नहीं मानोगे तो मैं रिमांड लूँगा तुम्हारा। अब रिमांड जब मैं तुम्हारा लूँगा, देख लो ये कोर्ट से मैं ले आया हूँ, तुम्हारा 3 दिन तुम मेरे पास हो, जिस्मानी रिमांड। अब जिस्मानी रिमांड का गलत कंसेप्ट एक ये भी दिया गया है, उसका मतलब है मार कटाई, और भाई मार कटाई नहीं है। जिस्मानी रिमांड का मतलब मारना नहीं है, थप्पड़ मारना नहीं है, गाली देना नहीं है। तो ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? इन्वेस्टिगेशन का उनको तरीका ही नहीं ना हो हाँ, था। अब इन्वेस्टिगेशन है क्या? जो उस बंदे के पास है उससे ले लो, वो एक आंसर करता है उसको ले लो, एक चीज़ बताता है ले लो। अगर वो इन्वेस्टिगेशन, अगर आपने उससे मार कटाई करके वो ले भी लिया, तो कौन सा कोर्ट ने आपका उस मौक़िफ़ को मान लेना है या आपकी उस इन्वेस्टिगेशन को मान लेना है? वंस अगेन वहाँ पे उसके ऊपर जिरा हो जानी है। उसने जब फ़र्द जुर्म के ऊपर वो उसे बताया जाएगा कि क्या ये आप बेगुनाह है, तो वो कहेगा मैं बेगुनाह में ट्रायल करना चाहता हूँ। वंस अगेन आपको शहादतों पे चला जाएगा केस, ठीक है। और जहाँ पे मेरे हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की हैसियत पूरे मुकदमे के अंदर 20-25% भी नहीं होती। लेकिन माजरत के साथ आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि हमने ये आपने बात की है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की हैसियत है वो 20% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं सर समझता हूँ माजरत के साथ कि जो हमारा सारा क्रिमिनल का केस चल रहा होता है, जी, ये तो FIR इसमें बहुत बड़ी अहमियत रखती है और बड़ी हैसियत है उसकी, हमारे जो क्रिमिनल निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखें, FIR तो
एक पुलिस ने दी है तो अगर मंशात का केस होगा या कोई कार्य सरकार में मुदाखलत है या पुलिस दे दी है तो आम एफआईआर तो जारी बात है कंप्लेनेंट की तरफ से होती है, ठीक है। और एफआईआर का बड़ा रोल होता है और वो पुलिस की एंड पे आता नहीं है। एफआईआर को साबित करना किसने है? कंप्लेनेंट ने साबित करना है, उसके वकील है। और उन्होंने साबित करना है। अब एफआईआर का रोल है, एफआईआर का क्यों रोल? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। देखे ना जी, आपकी पहली जो रिपोर्ट हुई है या वो एफआईआर हुई है आपकी, अब उसने आपके एंड तक चलना है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी आपका मामला चला गया तो एफआईआर देखी जाएगी वहाँ पे। अब लोग कहते हैं जी कि एफआईआर के मुताबिक वो बंदा जी हमारा बरी हो गया, हमारा हम प्रोसिक्यूशन जो है ना अपना केस साबित नहीं कर पाई। उसकी वजूहत क्या होती हैं? अब वकूआ करता है कोई आम बंदा, नॉमिनेट कर दिया जाता है किसी खासो खास बंदे को। मेरी फैमिली में अगर कोई मैं अहम किरदार अदा कर रहा हूँ, मेरा बेशक रोल भी नहीं है, मेरा एक भाई कोई कज़न कोई हरकत ऐसी करता है, ठीक है, वो जी फलाने को आप नॉमिनेट कर दें उसको, मैं जब जाऊंगा जाहिर बात है हमने तो अपनी बेगुनाही साबित करनी है। मैंने अगर एक क्रिमिनल मुकदमे के अंदर बताया कि मेरा ये रोल नहीं था, ना मैं वहाँ पे मौजूद था, एफआईआर की स्टोरी वहाँ से मैं अगर से बरी होता हूँ या निकल जाता हूँ, तो वो जिसने सच में भी उस एफआईआर के अंदर कोई वारदात वकूआ किया वो भी बरी हो जाएगा। तो एफआईआर के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, बड़ा उसका रोल है। आपका अच्छा सवाल है आपका कि उसके ऊपर बड़ा रोल है, लेकिन रोल उस सूरत में है जब आप हकायक और कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज करवाएं। सर ये इसमें प्री इन्वेस्टिगेशन का हमने कोई नहीं प्रोविजन मौजूद कि एफआईआर से पहले कोई प्री इन्वेस्टिगेशन हो? देखिए इन्फॉर्मेशन तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मैंने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया, बिला वजह आके लगा दूं, ये तो एक पूरे सिस्टम को बिला वजह एक मुसीबत में डालने और उसको मतलब है कि सारा ये एक जो ट्रायल होता है कितना लंबा प्रोसीजर है, तो इसको बिला वजह हमने इनिशिएट किया और फिर उसको लेके चल रहे हैं। अगर इसकी बजाय अगर प्री इन्वेस्टिगेशन का कोई, जहाँ तक मेरा नॉलेज है एफआईए के जो केसेस होते हैं उधर प्री इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा बहुत है, तो ये बाकी में क्यों नहीं है या होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? देखें मैं तो एफआईए में इसका है, और एफआईए में भी मदरत के साथ अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो वहाँ पे होता है प्री इन्वेस्टिगेशन के नाम पे भी वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे लेन देन हो जाते हैं, जिस वजह से वो एक वक्त होता है उनको मिला होता है, ठीक है, उस वक्त के दौरान वो अपना डील बनाते हैं या जो भी करते हैं। मैं कहता हूँ आप अल्लाह ने आपको कोई भी ओहदा दिया हुआ है ना जनाब, अगर आप उस वक्त जिम्मेदारी है, बाद में आप मस्जिद की पहली सफ़ में भी बैठ गए ना, वो जिम्मेदारी जब आपसे हट गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं उस वक्त उसके साथ गद्दारी ना करें, उस सीट के साथ गद्दारी ना करें। प्री इन्वेस्टिगेशन एक ज़बरदस्त किस्म का ग्राउंड है जिसको अगर हकीकत के साथ जो है ना वो जोड़ा जाए तो उसके ऊपर जिस एफआईए अगर काम करे, और एफआईए को तो उसको बाकायदा उसमें मिला हुआ है, तो बाकी जो है ना देखें थाने का जितना केस होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि एफआईआर करने की है। उसने आपको कहते हैं काबिल दस्तअंदाज़ी और नाकाबिल दस्तअंदाज़ी, अब उसके बेस के ऊपर आपने वो करना है काम। लेकिन फिर भी एफआईआर हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया, उसके बाद डिस्चार्ज का राइट आ जाता है किसके पास? मजिस्ट्रेट साहब के पास आ जाता है, पुलिस के पास, पुलिस कैन रिलीज अ पर्सन अंडर 169, हाँ पुलिस के पास वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इंसाफ हो सकते हैं। तो मुझे एक हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई एक जगह पे, तो मैंने इनसे एक सवाल किया, मैंने कहा कि आप कितना इंसाफ कर सकते हैं? उन्होंने कहा मैं जितना इंसाफ कर सकता हूँ, मेरे से बेहतर इंसाफ अगर कोई कर सकता है कि एसएचओ कर सकता है, एक मैजिस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो जनाब जो एसएचओ है या मैजिस्ट्रेट है, ये अगर तो ये अब अगर ये मिसाल के तौर पे अपने ईमान के साथ और हक के साथ अपना केस अच्छे तरीके से देखें उसको, तो ये दुनिया में अपनी जन्नत कमा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये अपनी दुनिया आखिरत को जहन्नम बनाना चाहें तब भी इनके पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि सब कुछ हाथ में है ना। बात अब आपको जानबूझ के पता होता है कि जनाब ये जो चीज़ है इसके ऊपर आपने ऐसे नहीं करना था, लेकिन आपने कर दिया। अच्छा सर एक चीज़ बताइए कि हम पुलिस के आए रोज़ हम उनसे इख्तलाफ भी करते हैं कि उनके कुछ मसाइल हैं जैसे कि इन्वेस्टिगेशन या मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन एक जो आज मैं काला कोट पहनते हुए भी उनकी तरफदारी आप कहने करूँगा, जी। वो ये है कि सर देखें जहाँ तक मेरे नॉलेज में आया है कि ना तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई पैसे दिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कोई छोटा काम नहीं है, उसके लिए खर्चा होता है, ना उनकी गाड़ियों में पेट्रोल होता है। तो वो जब उनको हमने माली तौर पर ही इतना ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत नहीं किया हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उन्होंने जो कंप्लेनेंट है या जो जिसने मुकदमा करवाया उसी से उसने पूरा करके वो करने, घर से तो नहीं वो या अपनी जेब से तो नहीं वो इन्वेस्टिगेशन के पैसे पूरे करेगा। सर आपका बहुत अच्छा सवाल है।
सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आपके सवाल के साथ एक बार तो पुलिस जो वो पेपर तैयार करते हैं ना 173, मेहरबानी करें जनाब, वो 161 वाला जो पेपर है ना, वो पेपर जो है ना कम से कम कोई तब्दील कर लें, अच्छा पेपर इस्तेमाल किया करें। उसका ये है कि वो अगर मुकदमे की फ़ाइल अगर कोई 4 महीने 5 महीने या 1-2 साल पढ़े तो वो पता ही नहीं चलता कि उसमें लिखा क्या था। आपने वो पेपर पढ़े होंगे, वो कितना कमज़ोर पेपर है। और वो पेपर मुझे एक दोस्त ने बताया कि जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद वही पेपर है, ठीक है। तो कम से कम वो पेपर अच्छा रखें कि एक पढ़ा तो जा सके ना, कुछ अरसा बाद गुजरे जनाब कि ये फाइल में था क्या, तो पढ़ना भी नामुमकिन हो जाता है, फिर उसके ऊपर बेटर कापीज़ बनाई जाती हैं। और दूसरी ये चीज़ आपका सवाल है कि पुलिस को ये चीज़ें नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती जनाब? आपने कभी इनका बजट है जो उसका एस्टिमेट लगाया? क्या कभी आपने पूछा है कि वो बजट किसको कितना मिला? क्या आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपका जो बड़े लोग हैं ऊपर, आपका अफसर का जो अमला है, उनके दफ्तर आपने कभी देखे हैं जाके? कितने 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 खर्चे हुए हुए हैं अंदर? अगर आप उनकी सिक्योरिटी देखें, 6-6 डाले, और उसके साथ जो ना उनके फैमिलीज़ के साथ प्रोटोकॉल सारा ठीक है, आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन जब हम ये भी सुनते हैं कि आपके थाने के अंदर मामलात नहीं है इतने, क्यों नहीं है जनाब? आप एक मुल्क का इतना बड़ा दायरा चला रहे हैं, ठीक है। और जब भी हमने बड़े अफसरों से कभी किसी जगह पे मुलाकात हो जाए, तो अगर वो नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी है ना वो गवर्नमेंट के सामने मसला रखें। लेकिन वो मसला ये नहीं है कि थाने में पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं नहीं हो रही। मसला ये है कि हाई ऑफिशियल्स तक पहुंच रहा है तो ठीक है, नीचे ना भी पहुंचे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं तो देखें उन पुलिस वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ, उन पुलिस वालों को मैं बड़ी सलामी देता हूँ जो देखें ना रोडों पे खड़े होकर ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं, ठीक है। बाहर आप जिधर भी जाएंगे तो आपकी वो हिफाजत कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं कि यार वो उनको तो पैसे देने का किसी को मौका नहीं मिलता कि वो किसको उसको कोई मामला करे, उनकी जिम्मेदारी इतनी टफ होती है। तो जब मिसाल के तौर पे वो लोग जो थाने को अपना मलकियत समझ के बैठे हुए हैं, हम तो उनके खिलाफ है ना, हम तो बेसिकली सबके तो खिलाफ नहीं है ना। हमें क्या लगी कि सबसे खिलाफ हों? अच्छे अच्छे लोग हैं, मैंने बहुत अच्छे लोगों को पाया है, ठीक है। लेकिन अब कुछ भी आप ना कर सकें तो एक प्यार से किसी से बात कर लें, तो ये तो है ना, वहाँ पे बात भी बाज़ औक़ात करने के लिए लोग तैयार नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी हम बस इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। हम डीसी ऑफिस का जब अगर कभी इस्लामाबाद में डीसी ऑफिस है अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पर मेरे नज़र से गुजरा कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की पावर दी गई हैं और अक्सर वो सुपरदारियाँ वगैरह भी वही कर रहे होते हैं। तो मैंने तो जहाँ तक अभी मेरा तो बिल्कुल आगाज़ है, तो मैंने तो जो पढ़ा CRPC के अंदर 516A, 517, 523 CRPC सेक्शन जो है, तो वो सुपरदारी की पावर जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट को देते हैं। तो फिर ये जो आपका ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, जो कि जजेस नहीं हैं, उनको जब ये पावर्स दे दी जाती हैं तो क्या ये जुडिशरी के डोमेन में इंक्रोचमेंट नहीं है एग्जीक्यूटिव की? सर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है ना हमारी जुडिशरी के साथ, आप सोच भी नहीं सकते। इसके ऊपर ज़रा तफसील से मेरा जवाब सुनिएगा। अब एक शख्स LLB करता है, अदालत में नहीं जाता, प्रैक्टिस नहीं करता, आप ईमानदारी से बताएं मुझे कि क्या वो वकालत कर सकेगा? नेवर। एक शख्स ने ना LLB किया, अगर LLB किया भी है तो प्रैक्टिस नहीं की, उसके बाद वो इंतज़ामिया को लेके चल रहा है, दफ्तर आने की उसकी टाइम 11:30-12 बजे है, जबकि कोर्ट लगती है 8:30 बजे। एक बंदा आके उधर बैठ जाए, इंतज़ार करे, फिर वो साहब आएंगे या साहिबा आएंगी, उनके दरवाजे खुलेंगे, उनके पर्स उठा के उनको कमरे तक लेके जाया जाएगा, फिर वहाँ पे उनका एक वकील इंतज़ार कर रहा होगा जिन्होंने आर्गू करके अपने क्लाइंट को बचाना है या अपने क्लाइंट का जो दिफा करना है। अब वो जाके मौक़िफ़ बताते हैं उनको जाके कि जनाब ये चीज़ ऐसी नहीं है जो ला के मुताबिक, वो कहते हैं हम नहीं मानते।
एक बंदे को लॉ का बेसिक नॉलेज तक नहीं है, लॉ जानता नहीं है, जिद और अना की वजह से कहता है जी कि मेरी मर्जी मैं जो करूं। यह बहुत बड़ा जुल्म है। कोई बंदा आके मुझसे डिटेल लेना चाहता है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने विदाउट लॉ प्रोसीजर को फॉलो किए हुए उन्होंने लोगों को सजाएं दी हैं, उन्होंने लोगों के ऊपर जुर्माने किए हैं। और मैं चैलेंज से कहता हूं कि एक भी आपका असिस्टेंट कमिश्नर लॉ जानता हो तो जो सजा है वो हमें बताएं आके। लॉ पढ़ना काफ़ी नहीं है, लॉ पुलिस वाले पढ़ते हैं, लॉ सहाफ़ी पढ़ते हैं, लॉ पढ़ने वाले और लोग भी हैं। लॉ पढ़ना काफ़ी नहीं है, लॉ का असल अमल दरामद है कि आप अमल दरामद कैसे करवाते हैं। मैं एक CRPC की किताब आपके सामने रख देता हूँ, उसका एक सेक्शन पढ़ के मुझे कोई बताए जी कि इसका अमल दरामद कैसे है, नहीं बता सकता। इट्स नॉट प्लेन इंग्लिश। और ये एक, मैं कहता हूं हमारी सोसाइटी के साथ, हमारी जुडिशरी के साथ एक खेल खेला जा रहा है कि वो पावर्स जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की थी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे देगी, उसको मजिस्ट्रेट का नाम दिया। यार इंतजामिया के काम खत्म हो गए हैं कि आपने ये चीज़ दे दी है। फिर आपके असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में 3 दिन छुट्टी पे होता है जी, इंतजामी मामलात थे। आने का टाइम कभी मैं चैलेंज लगा के कहता हूं कोई आपका असिस्टेंट कमिश्नर 8 साढ़े 8 बजे सीट पे नहीं होता, कोई आपका असिस्टेंट कमिश्नर वक्त पे नहीं आता। मेरा जुडिशल मजिस्ट्रेट चाहे जैसा भी है 8:30 बजे सीट पे बैठा होगा। तो ना जुल्म करें इस जुडिशरी के साथ। अच्छा सर, अभी बस हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे और वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इंटरव्यू का, जो कि आपके रीसेंट केस के हवाले से आपने फैसल मस्जिद में एक केस फैसल मस्जिद के बारे में किया हुआ है। आप अपनी ज़ुबान से ही खुद ही हमारी ऑडियंस को उस केस के हवाले से बताइए और ताकि एक पैगाम जाए। देखें, फैसल मस्जिद का बड़ा ख़ास केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम लोगों ने दायर की है। केस है क्या, सुनिएगा। केस ये है कि फैसल मस्जिद के अंदर ऐसे मर्द व ख़वातीन दाखिल होते हैं जो उनका लिबास इस हालत का होता है कि मस्जिद का तकद्दस पामाल होता है, मस्जिद में रक्स किए जाते हैं, मस्जिद को डेटिंग पॉइंट बनाया हुआ है। इन तमाम चीज़ों को हमने सोशल मीडिया पे देखा, प्रैक्टिकली ख़ुद जाके देखा। फिर हम रोकने के लिए हम सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर हम गए, हम उसको रोकने के लिए चेयरमैन CDA के पास गए, हम उसको रोकने के लिए DC इस्लामाबाद के पास गए, हम उसको रोकने के लिए IG इस्लामाबाद के पास गए, हम उसको रोकने के लिए उसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के पास गए, हम इंचार्ज फैसल मस्जिद के पास गए। तमाम लोगों ने कहा रुकना चाहिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं अमल दरामद करने के लिए कोशिश की। उसके बाद हमने प्रॉपर प्रोसीजर करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये मौक़िफ़ रखा। 1 तारीख उसमें गुजर चुकी है, नोटिस जो फ्री कैन है उनको जा चुके हैं। मौक़िफ़ ये है कि आप छोटा सा अदारा बनाते हैं, छोटी सी आपकी तंजीम होती है, कोई भी आप काम करते हैं तो आपके SOPs हैं प्रॉपर। इतनी बड़ा अल्लाह का घर, इतनी मस्जिद ना सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी मसाजिद में आती है, दुनिया की बड़ी मसाजिद में उसका किरदार है, ठीक है, उसका नाम है इस्लामाबाद। को आप दुनिया में बैठ के नक्शे पे सर्च करें तो फैसल मस्जिद का नक्शा सबसे पहले आपके सामने आएगा। ऐसी बात है या नहीं है? तो इतनी बड़ी मस्जिद तो उसको खुदारा जो है ना बेआबरू होने से बचाया जाए। अल्लाह के घर का जो तकद्दस है, जो भी आपने मामलात करने हैं, पार्क काफ़ी हैं और जगह काफ़ी हैं, ठीक है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो गलत चीज़ है वो गलत है। सर माशाल्लाह इस केस से मुझे बहुत ज़्यादा आपका ये जो इकदाम है ये बहुत अच्छा लगा है और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ को पॉइंट आउट किया है और आपका ये एक मतलब है बहुत अच्छा इकदाम है। तो सर बस एक आखिरी आप हमें एक अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड कराइए और फिर हम इजाज़त चाहते हैं। अच्छा सा आखिरी मैसेज मेरा ये है कि अल्लाह ने अगर कोई भी आपको ज़िम्मेदारी दी है ना, कोई भी ज़िम्मेदारी दी है, उस ज़िम्मेदारी जब आपके पास है, आपके पास अख्तियार है, उस इख्तियार का उस वक्त अच्छा इस्तेमाल करें। बाद में आप रिटायर होने के बाद या वो ज़िम्मेदारी आपकी चली गई, उसके बाद आपको भाषण देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जितने मर्जी भाषण देते रहें ना, आपकी वो एक मज़े की बात है कि किसी ने कहा था कि असिस्टेंट कमिश्नर से कहा था आप जानते हो कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। उसने कहा आप रिटायर हो चुके हैं और इस वक्त आपकी हैसियत ऐसी है जैसे एक चले हुए करतूस की होती है, ठीक है। तो आपकी वो करतूस आप चला हुआ बने, फिर लोग आपको बोलेंगे आप चले हुए करतूस हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर जाएँ, अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा जाएँ, ताकि अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बेहतर करे और आखिरत में भी आपके लिए आसानियाँ हों।
सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने आज का ये इंटरव्यू एंजॉय किया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ एक नए प्रोग्राम में हाज़िर हूँगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।